प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे जगदीश चंद्र माथुर जी को। इनका जन्म हुआ सन 1917 में और मृत्यु जो है सन 1978 में हो गई थी। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय करते रहे। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणत हो गया। मतलब बचपन से ही ये नाटक करने के शौकीन थे और नाटक रचना करते थे, नाटक खेला करते थे स्कूल और कॉलेजों में। बाद में यही जो शौक है वो लेखन में परिणत हो गया, लेखन में परिवर्तित हो गया और वो नाटक लिखने लगे। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक भी लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी चर्चित रहे हैं। प्रमुख कृतियाँ कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, नाटक, भोर का तारा, ओ मेरे सपने एकांकी संग्रह है। रीढ़ की हड्डी, यह एक एकांकी है। एकांकी एक अंक का नाटक होता है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा एवं उससे उत्पन्न उनके आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है इस पाठ में। अब आगे हम लोग पाठ पढ़ेंगे। रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर। सबसे पहले शीर्षक के बारे में हम समझ लें। रीढ़ की हड्डी क्या होता है? तो रीढ़ की हड्डी, जिसको हम बैकबोन कहते हैं, मेरुदंड, शरीर को स्थिर खड़ा रखने में सहायक होती है। यह ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा भी है और जिस प्रकार शरीर को स्थिर और खड़ा रखने में यह मजबूती प्रदान करता है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसी तरह समाज में भी रीढ़ की हड्डी का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। यह एक नाटक है, एकांकी, एक अंक का नाटक। एक अंक के नाटक और एकांकी में यही अंतर होता है कि नाटक में कई अंक होते हैं और वह एक जगह से शुरू होकर दूसरे अन्यत्र जगह पर समाप्त हो सकती है, लेकिन एकांकी एक अंक का नाटक होता है जिसमें नाटक जहाँ से शुरू होता है वहीं समाप्त हो जाता है। इसके पात्र सीमित होते हैं और अंत तक एक ही दृश्य में बने होते हैं। ठीक, अब इसमें मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। हाँ उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूँ साहब? बाबू जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अगल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तुरंत बिछाता है। ही। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं। कलशों से नहाता था लोटों की तरह। कलशों से नहाता था लोटों की तरह मतलब कि जैसे लोटा से नहाया जाता है, लोटा हल्का होता है, छोटा होता है, जबकि कलशा उससे बड़ा होता है। तो इनके कहने का मतलब है कि मेरे शरीर में इतनी ताकत थी कि मैं लोटे से नहीं कलशों से नहाता था, और वो भी लोटे की तरह एकदम। यह तख्त क्या चीज़ है? उसे सीधा कर, यूँ। हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं।
सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गुंदमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब रामस्वरूप। बाबू साहब जो हैं वो रामस्वरूप हैं, उनकी पत्नी है प्रेमा। दोनों तरफ देखने लगते हैं, जो रामस्वरूप है दोनों तरफ देखने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप बीच में ही उसको काटते हुए कहते हैं, धोती? हाँ, अभी तो बदल कर आए हो, फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप कहते हैं, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांठ लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से चद्दर आई है, उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। और दरी? रतन बोला, दरी वहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ, किस मर्ज की दवा हो, जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी, और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप कहते हैं, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा कहती है, क्यों? रामस्वरूप कहते हैं, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। मतलब ग्रामोफोन बाजा, प्रेमा को रामस्वरूप ग्रामोफोन बाजा की तरह समझ रहे हैं कि ईश्वर का बनाया हुआ यह ग्रामोफोन का बाजा है, जो एक बार चल गया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आगे, रामस्वरूप, तो क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नहीं चलाना। आजकल तो लड़की कितना ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी के मारे मैंने तो पाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो इससे पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते हैं, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो। रामस्वरूप, बात काट कर, चुप चुप, दरवाजे से झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी ज़बान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। अच्छा बाबा, मैं न बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, 9 सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है। पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना? रतन का आना, आ गया रतन,
इधर ला, इधर बाजा नीचे रख, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना देती हूँ। फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। प्रेमा बीच में काटती हुई, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो उमा से कह देना जरा करीने से आए, करीने मतलब ठीक ठाक से, तरीके से। ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुशी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। और लड़का, बताया तो था, बाप शेर तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़की और इनके बापों की ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि वे भी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। क्या है? कोई आते हैं। दरवाजे से बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वो आ भी गए। नौकर पर नज़र पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर जाता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। यह बाजा वह नीचे ही रख गया, कम वक्त। तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ, जल्दी। आगे का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।